आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा राजस्थान कक्षा 6 का अध्याय नंबर 3, जिसका नाम है इतिहास जानने के स्रोत। हमने पहले के 2 वीडियो में पहला अध्याय, दूसरे में दूसरा अध्याय हम पढ़ चुके हैं। और दूसरे अध्याय में हम विभिन्न क्षेत्रों के नाम हमने देखे थे, तो उनके लिए विस्तार से जो विभिन्न क्षेत्रों के नाम, किन किन क्षेत्रों को किन नामों से जाना जाता था, उसके लिए एक अलग से वीडियो चैनल पर उपलब्ध है, जाकर के आप देख सकते हैं किस क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता। ठीक है, अब यहाँ हम देखने वाले हैं इतिहास जानने के स्रोत। ठीक है, तो शुरू करते हैं। प्राचीन काल के इतिहास के अध्ययन से हमें सभ्यता के क्रमिक विकास का ज्ञान होता है। इसलिए जानने के अनेक स्रोत हैं, जिनमें मुख्यतः 2 भागों में विभक्त किया गया है। पहला है पुरातात्विक एवं दूसरा है साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक मतलब जो पुराने ज़माने में मतलब लोगों ने, जैसे शिलालेख हैं, ठीक है, आम्रपत्र जो भी थे वो पुराने थे। ठीक है, वो पुरातात्विक आते हैं, जिनमें हमें जैसे सभ्यताएं हैं उनको हम देखते हैं, तो वो पुरातात्विक में आ जाते हैं। और साहित्यिक स्रोत में हम बात करें तो साहित्य के जो भी स्रोत हैं, जिन्होंने मतलब लिखा, जिन्होंने मतलब यात्राएं की, यात्रा वृत्तांत लिखे, उनके अंदर मतलब किन्हीं स्थानों का वर्णन किया, तो वो इतिहास जानने के स्रोत हैं। बात करते हैं पुरातात्विक स्रोतों की। तो पुरातात्विक स्रोतों में क्या आता है कि प्राचीन काल के वे अवशेष जिनसे हमें स्थान एवं घटनाओं के संदर्भों को समझने में सहयोग मिलता है, उनको पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। ऐसे स्रोतों में अभिलेख आते हैं, मुद्रा आती हैं, स्मारक आते हैं, कलाकृतियाँ आती हैं एवं उत्खनन से प्राप्त सामग्री शामिल है। इनसे तत्कालीन जनजीवन को समझा जा सकता है। पुरातात्विक स्रोत संक्षेप में इस प्रकार हैं। अगर हम बात करें पुरातात्विक स्रोतों की, तो वो हमें किसी स्थान, घटना के संदर्भ में जानकारी देते हैं, जिनमें हम देखते हैं कि अभिलेख हैं या मुद्राएं हैं, स्मारक हैं, कलाकृतियाँ हैं, या उत्खनन से प्राप्त जो भी सामग्री हमें मिलती है, जैसे हमने किसी सभ्यता की खोज की, उनसे हमें प्राप्त हुए अभिलेख, है ना। और पुरातात्विक जो स्रोत हैं, जिनमें हम किन्हीं वस्तुओं की बात करें, कलाकृतियों की बात करें, या हमें कोई मुद्रा मिली हो, ठीक है, प्राचीन सभ्यताओं में, तो वो सभ्यताएं जो आती हैं वो पुरातात्विक स्रोतों के अंदर आती हैं। तो यहाँ पे पहला जो दे रखा है वो है अभिलेख। ये हमें शिलालेखों मतलब पत्थर की पट्टिकाओं, पाषाण शिलाओं जो पत्थर के बड़े बड़े खंड होते हैं, स्तंभों, भवनों, गुफाओं की दीवारों, मूर्ति प्रतिमाओं, स्तूपों, मठों, तालाबों, खेतों में खड़ी शिलाओं, ताम्रपत्रों पर उत्कीर्ण किए हुए मिलते हैं। अगर अभिलेख की बात करें तो वो एक पत्थर की पट्टिकाएं होती हैं, या फिर हम बात करें पत्थर के बड़े बड़े खंड होते हैं, स्तंभ होते हैं, भवनों की दीवारों पे हो सकते हैं, गुफाओं के अंदर जो लिखे हुए होते हैं लिखित रूप में हो सकते हैं, मूर्ति प्रतिमाएं हो सकती हैं, स्तूप हो सकते हैं, मठ हो सकते हैं, तालाब के किनारे खड़े स्तंभ के ऊपर कुछ लिखावट के रूप में हो सकते हैं, ठीक है, ताम्रपत्र हो सकते हैं, उनके ऊपर जो भी उत्कीर्ण करके लिखे गए हैं उन्हें हम अभिलेख कहते हैं। ठीक है, सामान्य तौर पर अभिलेख किसे कहते हैं, मतलब पत्थर की जो बड़े बड़े खंड होते हैं उनके ऊपर उत्कीर्ण करके लिखे गए लेख अभिलेख कहलाते हैं। ठीक है, तो वो किसी भी रूप में हमें प्राप्त हो सकते हैं, और उनसे हमें क्या मिलता है, पुरातात्विक जानकारी मिलती है। पुराने ज़माने में जो भी रही होगी उस संबंधित शिलालेख के संबंध में हमें जो भी जानकारी मिलती है। ठीक है, अब बात करें अभिलेखों की उपयोगिता क्या है, अभिलेखों से क्या हमें जानकारी मिलती है, किस प्रकार मिलती है। ये विविध भाषाओं में गद्य एवं पद्य दोनों ही शैलियों में मिलते हैं। इन अभिलेखों में शासक, उनके आश्रित लोगों, रानियों, राजकुमारों, सामंतों आदि के नाम, घटना की तिथियां, शासन कार्यों और आज्ञाओं का उल्लेख मिलता है। साथ ही इनसे तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक जीवन आदि की जानकारी मिलती है। प्रशंसा में लिखे गए अभिलेख को प्रशस्ति कहा जाता है। अभिलेख का ही एक पार्ट होता है प्रशस्ति, ठीक है, जो कि किसी राजा की प्रशंसा में लिखे गई लेख होते हैं, उन्हें प्रशस्ति कहते हैं। जैसे राज प्रशस्ति हो गई, कुंभलगढ़ प्रशस्ति हो गई, ठीक है, ये कुछ प्रशस्तियां हैं जो हमें देखने के लिए मिलती हैं हमारे राजस्थान में। ठीक है, बात करें प्रमुख अभिलेख,
तो प्रमुख अभिलेखों में हमने देखा है कि जैसे नगरी अभिलेख है, कंसवा का अभिलेख है, घटियाला अभिलेख है, किराड़ू अभिलेख है, नानसा और बरनाला यूप स्तूप मतलब स्तंभ लेख है, सामोली शिलालेख है आदि। ये राजस्थान की धार्मिक व्यवस्था, यज्ञों के प्रकार, भूमि तथा द्रव्यदान, राजनीतिक सीमा आदि की जानकारी प्राप्त होती है। ये कुछ हमारे यहाँ पे अभिलेख हैं, ठीक है, जो हमें जानकारी प्रदान करते हैं हमारे राजस्थान की धार्मिक व्यवस्था और वहाँ की जो भी राजनीतिक व्यवस्था रही होगी उसकी जानकारी मिलती है। उदाहरण स्वरूप हम देखें तो घटियाला जो अभिलेख है उससे हमें प्रतिहारों और बिजोलिया अभिलेख से चौहानों का इतिहास जानने के महत्वपूर्ण साधन हैं। और चिरवा का जो शिलालेख है वहाँ से रावल समर सिंह के युग की जानकारी देता है। अगर घटियाला अभिलेख की बात करते तो उसमें प्रतिहारों, बिजोलिया शिलालेख की बात करें तो चौहानों का इतिहास, और चिरवा का शिलालेख की बात करें तो रावल समर सिंह के युग की जानकारी हमें देखने को मिलती है। उसके बाद हम बात करें स्मारक। स्मारक क्या होते हैं? राजस्थान के विभिन्न स्मारकों में दुर्ग प्रमुख हैं। इनमें चित्तौड़गढ़, जालोर, गागरोन, रणथंभौर, आमेर, मेहरानगढ़, तारागढ़, कुंभलगढ़ आदि दुर्ग महत्वपूर्ण हैं। इनके अलावा भवन, राजप्रासाद या महल, सार्वजनिक भवन, स्नानागार, जनसाधारण के घर, विहार, मठ, चैत्य, स्तूप, मंदिर, समाधि, बावड़ी, कूप आदि भी स्मारक हैं। ये हमें तात्कालिक स्थापत्य कला, धार्मिक विश्वास, उपासना पद्धति, मनुष्य की चेतना और समृद्धि का ज्ञान भी करवाते हैं। स्मारक के रूप में हम देख सकते हैं कोई दुर्ग हो सकता है, कोई भवन हो सकता है, कोई महल हो सकता है, कोई राजभवन हो सकता है, किसी जन साधारण का घर हो सकता है, विहार हो सकता है, मठ हो सकता है, स्तूप हो सकता है, मंदिर हो सकती है, समाधि हो सकती है, बावड़ी हो सकती है, तालाब हो सकता है। वहाँ पे जो भी स्मारक होते हैं उनसे हमें उस टाइम की जो स्थापत्य कला रही होगी, वहाँ की धार्मिक जो संस्कृति रही होगी और वहाँ के लोग किस उपासना पद्धति का उपयोग करते थे और मनुष्यों के अंदर किस प्रकार की भावना थी और वहाँ के जो उस समय की जो व्यवस्था रही वो कितनी समृद्ध थी, इन सभी की जानकारी हमें इस स्मारक से देखने के लिए मिलती है। ठीक है, अब बात करें मुद्राओं की, तो मुद्राओं अथवा सिक्कों, छापों और प्रतीकों से किसी भी काल विशेष की राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक स्थिति का पता लगता है। मुद्राओं पर अंकित चिन्ह, भाषा, लिपि, सन, संवत, नाम सहित धातुओं की शुद्धता, नाप तोल आदि से हमें उस समय की समृद्धि आदि का ज्ञान होता है। सिक्के राज्य एवं शासक की शक्ति के सूचक भी हैं। बात करें आहड़, रेत, बैराट, रंगमहल, सांबर, सुखाड़िया के उत्खनन से प्राप्त सिक्कों और मुद्राओं से क्षत्रपों, मालव, चौहान, गुहिल आदि वंशों के काल के राज्य, शासन, अधिकृत सीमा आदि के बारे में जानकारी उपलब्ध होती है। बात करें मुद्राओं की, तो मुद्राएं हमें कहाँ से मिलती हैं? कोई हमने जो पुरातात्विक स्थल है उसकी खोज की हो, वहाँ से हमें सिक्के मिले हों, ठीक है, या किसी स्मारक से हमें सिक्के प्राप्त हुए हो, मुद्रा प्राप्त हुई हो, कोई प्रतीक हो, ठीक है, तो उनसे हमें क्या मिलता है कि उस समय की जो राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक स्थिति रही होगी, ठीक है, उन मुद्राओं पे क्या चिन्ह अंकित होंगे, किस भाषाओं के लेख लिखे होंगे, किस सन के होंगे, क्या संवत रही होगी और उनकी क्या शुद्धता थी, और नाप तोल के अंदर बाट मिलते थे तो वो कैसे थे, उस समय जो समृद्धि थी किस प्रकार उनका यूज होता था, कौन से सिक्के किस राज्य से संबंधित थे, किस राजा ने चलाए, उन सब की जानकारी भी हमें इन सिक्कों से देखने के लिए मिलती है। ठीक है, अगर हम जब बात करें पुरातात्विक स्थलों की, तो जिनमें महत्वपूर्ण जो कि स्थल होते हैं जैसे आहड़ सभ्यता है, रेंड सभ्यता है, बैराट सभ्यता है, रंगमेल सभ्यता है, सांबर के हैं, सुखाड़िया के उत्खनन से हमें जो भी सिक्के या मुद्राएं मिली हैं उनसे हमें अलग अलग वंश हो जैसे चौहान, गुहिल, मालव, ठीक है, इन सभी शासकों की हमें जानकारी मिलती है। उनका शासन किस क्षेत्र में था, क्या सीमाएं रही होंगी, ठीक है, वो उन सभी से हमें सिक्कों से हमें उन सभी की जानकारी मिलती है। उसके बाद में हम बात करें बर्तन और कलाकृतियों की, जो हमें किसी सभ्यता के उत्खनन से या किसी महल से, स्मारक से हमें प्राप्त हुए होंगे, तो उनसे भी हमें जानकारी देखने के लिए मिलती है। बर्तन और कलाकृतियाँ, उत्खनन से हमें तात्कालिक बर्तन और कलाकृतियाँ प्राप्त हुई हैं। कलाकारी के में बर्तनों पर चित्रण, खंभों पर खुदाई, किवाड़ों एवं गुआक्स यानी कि गोखंडों
की कारीगरी आदि भी देखने में आती हैं। हमें ऐसे बर्तन भी प्राप्त होते हैं जिनकी बनावट, पॉलिश, रंग आदि उस काल की उत्कृष्ट कला को दर्शाते हैं। राजस्थान के अनेक स्थानों से उत्खनन से प्राप्त मर्द भांड, प्याले, रकाबिया, धूप पात्र, दीपक आदि से हम पूर्वजों के कला कौशल को सहज ही समझ सकते हैं। जैसे बात करें गणेश्वर जो कि नीमका थाना सीकर में स्थित है, कि ताम्र संस्कृति के अवशेष, जोधपुरा जो कि जयपुर है, एवं नोहे जो भरतपुर से प्राप्त काले एवं लाल मर्द भांड, आहड़ सभ्यता एवं गिलोन सभ्यता से प्राप्त प्रस्तर फलक आदि में कला कौशल देखा जा सकता है। बर्तन और कलाकृतियाँ मतलब विभिन्न जो पुरातात्विक स्थल रहे हैं, जैसे गणेशर है, गणेशर से हमें वहाँ की ताम्र जो संस्कृति रही होगी उसकी जानकारी मिलती है। जोधपुरा और नोहे से प्राप्त काले और लाल मर्दबांड है, उनसे हमें वहाँ की जानकारी मिलती है। स्थापत्य कला की जानकारी मिलती है। आहड़ एवं गिलोन से हमें कुछ फलक मिलते हैं, वहाँ के जो किन किन स्तरों में वह विभक्त थी, कब कब किस स्तर में हमें कलाकृतियाँ और मर्दभांड वहाँ के जो भी बर्तन रहे होंगे, कलाकृतियाँ रही होंगी वो देखने के लिए मिलती हैं। तो उन सब से भी हमें उस समय के पुरातात्विक जो भी स्थिति रही होगी उसकी जानकारी हमें मिलती है। उसके बाद हम बात करें ताम्रपत्र, तो तांबे के छोटे बड़े पत्रों पर खोदे गए लेखों को ताम्रपत्र कहते हैं। दान पुण्य से संबंधित होने से इन्हें दान पत्र भी कहा जाता है। इनसे हमें शासक, काल, भाषा, पर्व, धर्म, भूमि के प्रकार, नाप तोल, दान के प्रकार आदि का पता चलता है। ताम्रपत्र जिनमें हम बात करें, तांबे के जो भी छोटे बड़े पत्र मतलब पत्र होते हैं, पत्रों के ऊपर खोदे गए लेखों को मतलब लिखे गए जो लेख होते हैं उनसे भी हमें उस समय की जानकारी का मिलती है या जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है। उसके बाद हम बात करें साहित्यिक स्रोतों की। ये जो हमने देखे अभी ऊपर, जिनमें हम चाहे अभिलेख देखें, कलाकृतियाँ देखें, सभ्यताएं देखें, ताम्रपत्र देखें, वो एक पुरातात्विक स्रोत है जिनसे हमें उस समय की जानकारी मिलती है। लेकिन हम देखने वाले हैं कि साहित्यिक स्रोत भी जो होते हैं ना, उनसे भी हमें पुरातात्विक जो भी प्राचीन काल की जो संस्कृति, सभ्यता या फिर शासन की जानकारी, सामाजिक आर्थिक स्थितियों के बारे में भी हमें पता चलता है। इतिहास जानने में साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण है। संस्कृत, हिंदी, राजस्थानी, उर्दू, फारसी में लिखा साहित्य प्रचुरता के साथ मिलता है। राजस्थान के प्राचीन इतिहास को जानने में वेद पुराण, रामायण, महाभारत, बौद्ध एवं जैन ग्रंथों से सहायता मिलती है। 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जयानक कृत पृथ्वीराज विजय महाकाव्य से चौहानों की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है, और नयन चंद्र सूरी द्वारा कृत हमीर महाकाव्य से चौहानों के इतिहास के साथ साथ उस समय की सामाजिक धार्मिक स्थिति की जानकारी मिलती है। राजस्थानी साहित्य में पृथ्वीराज रासो, अचलदास खींची की वचनिका, पद्मनाभ द्वारा कृत कानड़ प्रबंध और बीकानेर के दलपत सिंह कृत दलपत विलास और खिड़िया जग्गा कृत वचनिका आदि विशेष उल्लेखनीय हैं। ख्याति विषयक साहित्य में प्रसिद्ध राजपूत राजवंशों की स्थापना, राजाओं का वंशक्रम, राज्य क्षेत्र आदि का वर्णन होता है। नैनसिरी ख्यात, बांकीदास की ख्यात, दयालदास की ख्यात, जोधपुर राज्य की ख्यात आदि से इतिहास जानने में सहायता मिलती है। फारसी, उर्दू तवारीखों यानी इतिहास ग्रंथों से हमें विशेषतया मध्यकालीन राजस्थान का इतिहास समझने में मदद मिलती है। साहित्यिक स्रोतों में हम बात करें तो अलग अलग जो भाषा रही होगी जिसमें हम संस्कृत, हिंदी, राजस्थानी, उर्दू, फारसी में लिखा गया जो साहित्य होता है उनसे भी हमें राजस्थान के प्राचीन इतिहास को जानने के स्रोत मिलते हैं। वहीं पे हमने अध्याय 2 में कुछ क्षेत्रों के नाम पढ़े थे कि वेदों के अंदर हमारे क्षेत्र में जो नाम विद्यमान थे, रामायण काल में बात करें, महाभारत काल में बात करें या मौर्य के समय, मौर्य साम्राज्य के समय में बात करें तो किन किन क्षेत्रों के नामों से जाना जाता था, और उसी के साथ में वहाँ से प्राप्त उस समय की जो भी मतलब वेदों के समय की जानकारी हो या फिर मौर्य काल की जानकारी हो, महाभारत काल की जानकारी हो, उनका भी हमें जो
जानकारी है वो हमें वहाँ से मिलती है। और बात करें साहित्यिक स्रोतों की, तो उनमें हम अगर बात करें जयनक द्वारा रचित पृथ्वीराज विजय है, और जैन चंद्र सूरी द्वारा रचित हमीर महाकाव्य से भी हमें जानकारी देखने को मिलती है। और बात करें पृथ्वीराज रासो और अचलदास खींची की वचनिका, और पद्मनाभ द्वारा लिखित कानड़ देव प्रबंध, और बीकानेर के दलपत सिंह द्वारा लिखित दलपत विलास, और खिड़िया जग्गा द्वारा लिखित वचनिकाएं, इनसे भी हमें उस समय की जो भी इतिहास है या फिर वहाँ की जो स्थिति रही होगी उनकी हमें जानकारी मिलती है। उसके बाद में हम बात करें कुछ ख्यात होती हैं, ठीक है, जिनमें हम नैणसी की ख्यात, बाकी दास की ख्यात, दयालदास की ख्यात और जोधपुर राज्य की ख्यात, तो वहाँ के जो संबंधित राजा हैं वहाँ के वंशक्रम राजाओं के राजवंशों की स्थापना की और उन राज्य क्षेत्रों की जानकारी भी हमें ख्यात से देखने को मिलती है। उसके बाद में हम बात करें कर्नल जेम्स द्वारा लिखित एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, जिसे हम पश्चिमी भारत की यात्रा के नाम से भी जानते हैं। बूंदी के महाकवि सूर्यमल मिश्रण, जिन्हें मिश्रण भी कहते हैं, का जो वंश भास्कर है, और कविराज श्यामल दास द्वारा लिखित वीर विनोद है। विश्वेश्वर नाथ द्वारा लिखित मारवाड़ राज्य का इतिहास है, और गौरीशंकर हीराचंद ओझा द्वारा लिखित उदयपुर, जोधपुर, सिरोही और डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के इतिहास ग्रंथ उल्लेखनीय हैं। अगर हम आधुनिक भारत की बात करें तो आधुनिक राजस्थान की बात करें तो कर्नल जेम्स द्वारा लिखित एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, जिसे पश्चिमी भारत की यात्रा के नाम से भी जानते हैं, या बात करें बूंदी के महाकवि सूर्यमल मिश्रण के द्वारा रचित वंश भास्कर, या फिर हम बात करें कविराज श्यामल दास द्वारा लिखित वीर विनोद, या विश्वेश्वर नाथ रेव द्वारा लिखित मारवाड़ राज्य का इतिहास, और गौरीशंकर हीराचंद द्वारा लिखित उदयपुर, जोधपुर, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ जो इतिहास है, उन सब से भी हमें प्राचीन समय में जो राजा थे उनके जो आर्थिक स्थिति है या इतिहास के बारे में हमें जानकारी देखने के लिए मिलती है। उसके पश्चात हम बात करें तो हमें जो देखने के लिए मिलते हैं वो जैसे कर्नल जेम्स टोड थे, महाउपाध्याय गौरीशंकर हीराचंद ओझा थे, कविराज श्यामल दास थे। ये कुछ आधुनिक जो राजस्थान के इतिहास के लेखक हैं जिनसे हमें हमारे राजस्थान के प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी देते हैं। उसके बाद में हम बात करें तो यहाँ पे हमारा अध्याय खत्म होता है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ शब्दावली दी गई है, जैसे अभिलेख होते हैं उनमें ताम्रपत्र, पत्थर आदि पर खुदा हुआ जो लेख होता है उन्हें अभिलेख कहते हैं। उत्खनन क्या होता है, वो खुदाई होती है। और मर्दभांड जो होते हैं वो मिट्टी के बर्तन होते हैं। उसके बाद में कुछ अभ्यास प्रश्न है, जैसे हम बात करें अभ्यास प्रश्नों की बात करें तो वंश भास्कर के जो लेखक थे वो थे सूर्यमल मिश्रण, जिन्हें मिश्रण के नाम से भी जाना जाता है। और वहीं पे हम बात करें कविराज श्यामल दास द्वारा लिखित पुस्तक है वो है वीर विनोद, ठीक है। और प्रशंसा में लिखे गए अभिलेख को कहा जाता है, उसे हम कहते हैं प्रशस्ति, ठीक है। और संस्कृत में उत्कीर्ण का शिलालेख रावल समर सिंह के युग की जानकारी देता है, वो है चिरवा का शिलालेख, ठीक है। उसके बाद में हम बात करें राजस्थान के किन्हीं 3 प्रमुख दुर्गों के नाम बताइए, जिनमें हम दुर्ग देख सकें चित्तौड़गढ़ का दुर्ग हो, या फिर हमें कुंभलगढ़ का दुर्ग हो, जालौर का दुर्ग हो, जैसलमेर का दुर्ग हो, नागौर का दुर्ग हो, बीकानेर का दुर्ग हो, मतलब अलग बहुत दुर्ग हैं, ठीक है। पुरातात्विक स्रोत किसे कहते हैं, मतलब प्राचीन समय में जो जानकारी देते हैं पुरातात्विक स्रोत आ जाते हैं, जिनमें हम देखते हैं मतलब अभिलेख हो गए, ताम्रपत्र हो गए, स्मारक हो गए, एंड बर्तन और मर्दमांड हो गए, मतलब प्राचीन सभ्यताएं जो खनन उत्खनन करके हमने देखी हैं वो हो गए, ठीक है। ताम्रपत्र किसे कहते हैं एवं इनसे क्या जानकारी मिलती है। राजस्थान के प्रमुख ऐतिहासिक ग्रंथों की जानकारी दीजिए। इतिहास लेखन में मुद्राओं का योगदान को समझाइए। ये क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है। और यहीं पे हमारा जो तीसरा अध्याय है वो यहाँ पे हमारा समाप्त होता है।
जिसका नाम है इतिहास जानने के क्या क्या स्रोत हैं। ठीक है, जिसमें हमने पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोत पढ़े हैं। ठीक है,